नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ऋग्वैदिक काल में प्राचीन, एक तो नदियों के नाम करेंगे दोस्तों, दूसरा वैदिक आर्थिक संरचना देखेंगे, जो वैदिक सभ्यता की आर्थिक संरचना क्या थी उसको पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड है दोस्तों। ठीक है, तो एसएससी जीडी से हो आप, या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, यूपी बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एचएससी ग्रुप सी या डी से हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, तो आप यहाँ पर हिस्ट्री का, जो भी आपकी हिस्ट्री जीके है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर कराया जाएगा। और साथ के साथ जो एमए बीए की आपकी हिस्ट्री है उसके नोट्स बहुत अच्छी तरह यहाँ पे बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर पहले तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि वैदिक सभ्यता हमारे भारत की सबसे और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो आइए मैं भी पहले लेक्चर में सब डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, बेसिक। और मेरे पहले लेक्चर का नाम है कि आर्यों का आगमन के साथ जो है हड़प्पा सब, सॉरी हड़प्पा याद आ रहा है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत। ठीक है, तो आज हम इसमें सबसे पहले जनजातीय संघर्ष को डिस्कस करेंगे, जो ऋग्वैदिक काल का होगा। ठीक है, जो हमारे नए व्यूअर हैं और जिन्होंने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा, तो मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों। जो हमारा वैदिक काल है ना, वैदिक जो सभ्यता है, वो उसका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये दो पार्टों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी है। ठीक है, इस काल को हम बोलते हैं, इस समय को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय आएगा उसको बोला जाएगा, सॉरी ये 600 बीसी को ये बोला जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अभी हम ऋग्वैदिक काल में जो जनजातीय संघर्ष है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भारत आने पर आर्यों का दास और दास्युम दम्यू नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से बसु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आर्यों के 5 कबीले आए थे दोस्तों। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कबीले यही थे: अनु, ध्रुव, पुरु, यदु और तुरुस। ठीक है, को पंचजन या पंचजन्य कहा जाता है, जिनका विस्तार भारतीय महाद्वीप में पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के जो बीच का स्थान है उसको पश्चिमोत्तर बोला जाता है, तथा उत्तर पूर्वी भागों में था। आगे भरत, क्रीव और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे, यानी इंपॉर्टेंट जो, देखिए पहले कबीले होते थे, जो सबसे बेस्ट कबीले और सबसे पावरफुल कबीले थे वो ये 3 थे। तो इनके जो पुरोहित थे वो विशिष्ट थे। ठीक है, तो भरत कुल के नाम से ही क्या पड़ा है, हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा है। इसके आगे भरत वंश के राजा सुदास अन्य 10 जनों जैसे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रम, अंकिन, पक्ष और भी कई ये जो राजा हैं दोस्तों, इनका एक युद्ध हुआ था। ये 10 राजा थे जो भरत वंश के साथ युद्ध किया था, इसलिए इस युद्ध को क्या भी बोला जाता है, 10 राज का युद्ध। तो ये रावी नदी के किनारे, उस समय प्राचीन नाम था रावी नदी का पुरुषनी। पुरुषनी रावी नदी का पुराना नाम है दोस्तों। ठीक है, वहां पे हुआ था, जिसमें सुदास को विजय मिली। आगे देखिए, तो इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को निष्कासित कर उनके साथ स्थान पर विशिष्ट को नियुक्त करना था। तो ये एक मेन कारण था जो दसरा युद्ध हुआ दोस्तों। ठीक है, इसी कारण हुआ था। तो आगे ऋग्वेद में 7वें मंडल में दसराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो ये वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद है उसके कौन से मंडल में दसराज युद्ध का उल्लेख है। तो वो कौन सा मंडल है दोस्तों, 7वां मंडल है। ठीक है, जिसका एक कारण राज्य विस्तार भी रहा था। तो उत्तर वैदिक काल में पराजित राजा पुरु और भरत के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुए और एक नया जो नवीन वंश है कुरुवंश स्थापित हुआ। तो कुरुवंश है ना, जो वो पुरु और भरत कबीले के मिक्सचर से बना है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कुरुवंश। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, हम यहाँ पर इनकी आर्थिक जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने ये पढ़ा
कि वो कहाँ से आए, क्या शुरुआत हुई शुरू में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने वो पढ़ा था। अभी इसमें पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट पर हम आर्थिक जीवन शैली। तो आर्यों की आर्थिक जीवन शैली के बारे में हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों जानकारी? ऋग्वैदिक काल से। तो अब मैं सॉरी ऋग्वेद से सॉरी। तो ऋग्वैदिक काल में देखिए क्या हुआ। तो आर्यों के जीवन में, ठीक है, रथ एवं घोड़ों का अधिक महत्व था, जो भारत में उनकी सफलता के कारण माने जाते हैं। आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में क्या था? पशुपालन था, ठीक है, और घोड़ा उनका प्रिय पशु था। देखिए दोस्तों, प्रिय पशु घोड़ा था, क्योंकि युद्ध वगैरह में और जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे वो घोड़े द्वारा किए जाते थे। ये था प्रिय पशु। लेकिन पूजनीय पशु था जो इनका, ठीक है, जो जिनको पवित्र पशु मानते थे, वो था गाय। आज भी हम हमारी गाय माता को बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो उन्हें कृषि का भी ज्ञान था। संभवतः उनका प्रयोग चारागाह के लिए होता था। ऋग्वेद में अवि 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 भेड़ को बोला जाता था दोस्तों। तो प्राचीन काल में, ठीक है, भेड़ को अवि बोला जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। अजा बोला जाता था बकरी को, ठीक है, को का उल्लेख कई बार मिला है। संभवतः आर्य लोग हाथी, बाघ, बत्तख और गिद्ध से आर्य लोग परिचित नहीं थे। तो किन चीज से परिचित नहीं थे? हाथी, बाघ, बत्तख और गिद्ध से। तो ऋग्वेद में गाय को अधन्या, अधन्या का मतलब होता है दोस्तों जिसको मारा नहीं जा सकता या जो मारने योग्य नहीं है। तो कभी न मारने योग्य है, गाय को क्या बोला जाता है? अधन्या। तो गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा ही क्यों याद आ रही है आज। तो वैदिक सभ्यता में है ना दोस्तों, गाय को सर्वोत्तम रखा जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी ना दोस्तों, उसी को सबसे अमीर माना जाता था। जैसे कि हमारे इस समय में क्या है, पैसे जिसके पास जितने ज्यादा वो उतना ज्यादा अमीर है। लेकिन दोस्तों, उस समय जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो उसको उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता था। लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों, स्वास्थ्य जिसका सबसे अच्छा है ना, वही दोस्तों अमीर है सबसे, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरों के भरोसे नहीं रहता है। आगे देखिए, गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता है। ऋग्वेद काल में आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए। ऋग्वेद में युद्ध का जो है प्राय था ग्विष्टि, अर्थात गायों की खोज, ठीक है। तो क्या होता था दोस्तों, उस समय जो कबीलाएं थे ना, और कबीले का जो राजा होता था, अगर किसी की गायें भी गुम हो जाती थी तो वो ही ढूंढ के देता था दोस्तों, ठीक है। अगर कोई गलती से किसी से गाय की मृत्यु हो जाती थी तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था, या उसे देश निकाला या कबीला निकाला दे दिया जाता था, ठीक है। तो देखिए, आज के समय तो बहुत यूपी बिहार बहुत जगह बीफ बेचा जाता है, गायों को बेचारियों को काट दिया जाता है और बहुत गौ माता सड़कों पर घूमती रहती है, ठीक है। तो उस समय ऐसा नहीं था। आगे देखिए, ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे। सिर्फ गायों को चराने के लिए, खेती करने के लिए और बसने के लिए, इनके लिए ही क्या करते थे? जमीन पर अधिकार करते थे। आज के समय आज के जैसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते, ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। तो इस वेद में गव्य एवं गवती शब्द किसके लिए यूज हुआ है? चारागाह के लिए हुआ, ठीक है। तो गव्य या गवती, आर्यों द्वारा जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया गया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। तो मैंने दोस्तों पहले भी बताया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि सप्त सिंधु प्रदेश क्या था। देखिए, जो 7 प्रमुख नदियां हैं ना हमारे उत्तर भारत में, तो उनके आसपास का जो भी क्षेत्र है, उनके बीच में जो क्षेत्र आता है, उस सारे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, पुरोहित को दक्षिणा में भूमि न देकर दास दासियां दे दी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा दोस्तों धातु क्रम की जानकारी थी। तो जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों, उनको धातुओं की जानकारी थी,
क्योंकि वो लोह से क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे, जिसे श्याम अस्य कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, तांबा खेतड़ी राजस्थान से लाया जाता था। तो तांबा कहाँ से लाते थे वो, खेतड़ी से, जो कहाँ है, राजस्थान में। अन्य नाम था अयस, मिलता है, जिनका अन्य नाम क्या मिलता है, अयस। निष्क, सतमान, रजत, कृपा, स्वर्ण और चांदी की इकाइयां थी। तो चांदी, स्वर्ण और सोने और चांदी की इकाइयां क्या थी, निष्क, सतमान, रजत और कृपा। इसका प्रयोग मुना रूप में होता था। ठीक है, धनी व्यक्ति अथवा राजा को गोपति कहा जाता था। गोपति क्यों, मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो धनी होगा ना, वो, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अमीर होगा। तो राजा भी क्या होगा, राजा के पास सबसे ज्यादा गायें होंगी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गोपति। युद्ध के लिए ग्विष्ट, गेसु, गव्य या गम्य शब्द प्रचलित थे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे गवष्टि, गेसु, गव्य, गम्य, ये शब्द ऐसा ही पूछे जाते हैं शब्द। आगे देखिए, समय की माप के लिए गोधुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूरी का मान, दूरी के मान के लिए क्या किया जाता था, गव्यतु। तो देखिए, समय के मापने के लिए गोधुल का और दूरी को मापने के लिए गव्यतु का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में निष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे अयस शब्द का उपयोग ऋग्वेद में करघा के लिए होता था। ओत एवं तंतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए एवं सुधव्य सुधयव सुधयव शब्द का प्रयोग ऊन के लिए होता था। आगे ऋग्वेद में कपास का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में हिरण्य एवं स्वर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए, जबकि तनक्षवतुष्ट शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए किया जाता था। ठीक है, निष्क सोने की मुद्रा होती थी। ठीक, तो निष्क सोने की मुद्रा होती थी दोस्तों। तो ये कुछ ऐसी इनकी आर्थिक जीवन शैली थी दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको पता है आगे हम इनको कौन सी फसलें बोते थे, क्या कुछ होता था, वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बारीक से बारीक डीपली हम वेद को पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और आप कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आगे हम दोस्तों नदियों को भी डिस्कस करेंगे। जो प्राचीन नदियों के जो नाम हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो क्रुम एक प्राचीन नाम था। ठीक है, जो किस नदी का नाम था, कुरमुर। ठीक है, इस नदी का नाम ये था। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुंभा। कुंभा कुंभा नदी काबुल। ठीक है, आज काबुल में भी है ये नदी। आगे देखिए, विस्तता। विस्तता, झेलम नदी को विस्तता बोला जाता था, झेलम को। ठीक है, जो सिंधु की सहायक नदी है। आस्किनी। आस्किनी चिनाब नदी का पुराना नाम था। ठीक है, पुरुषनी, मैं पीछे डिस्कस भी, पुरुषनी रावी नदी। और इसकी एक खास बात है दोस्तों, रावी नदी के किनारे ही क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा है स्थित है। सद्री। सद्री यानी सतलुज नदी। ठीक है, कहीं पर इसका जिक्र सतुद्री भी लिखा हुआ है दोस्तों, सतुद्री। ठीक है, तो सद्री स्तुद्री से आप सीधा चले जाएं, सतलुज नदी बोले। ठीक है, बिपाशा मतलब व्यास नदी। तो बिपाशा बसु व्यास नदी में नहाकर आई है। तो ये याद कर लो सकते हैं, ऐसे हो सकता है याद। ठीक है, सदानीरा। सदानीरा यानी जिसके अंदर पानी बहता रहता हो, तो वो गंडक नदी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर है हमारी कौन सी नदी है ये, दृष्टावती। दृष्टावती नदी है दोस्तों ये, दृष्टावती। दृष्टावती दृष्टावती नदी है। दृष्टावती नदी आज की हमारी जो घग्गर नदी है। गोमती मतलब गोमल। सुवस्तु। सुवस्तु जो नदी है दोस्तों, वो है स्वात नदी। ठीक है, और सिंधु नदी को बोला जाता था, उस समय सिंधु नदी को बोला जाता था इंडस यानी सिंध।
आज की जो हमारी सिंध नदी है ना, ठीक है, जो जिसको हम आज सिंध बोलते हैं, उस समय उसको क्या बोला जाता था? सिंधु नदी। सिंधु नदी आज भी वर्ड यूज होता है, बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्राचीन नदियां हैं जो मोस्टली क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है कि इस पुरानी नदी का नाम बताएं। स्टेट एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो यूपीएससी और जो हमारा यूजीसी नेट भी होता है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इन पुरानी नदियों के नाम क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। लोहान एजुकेशन चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।